टॉपिक लेंदी है। ओके, सो वॉइस वगैरह क्लियर है तो प्लीज़ कंफर्म करें। सीएपीएफ जर्नी, निधि, अनिकेत, सागर, जानवी, एकता, पूजा। टॉपिक वाले लेंदी है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते भी हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे और 11th के लेवल को भी नोट टच करेंगे। ऑल क्लियर, ठीक है। चलो फिर, है ना। ग्रेविटेशन की कहानी जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता है ना। न्यूटन साहब बैठे हुए थे, सर पे इनके सेब गिरा, राइट। इनको लगा नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, कहीं और क्यों नहीं गया। ये बेसिक कहानी आपको पता है बच्चों वाला। यहीं से ग्रेविटेशन का पूरा पूरा कंसेप्ट जो है उभर के सामने आता है, ठीक है। चिराग साहनी बोले सर गुड मॉर्निंग, अंदर आ जाए, बाहर चप्पल उतार के आना, ठीक है। चलो, राइट। तो अब समझते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है ना। अब समझते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन होता क्या है कि सपोज मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक बॉडी इसका मास है m1 और दूसरा बॉडी इसका मास m2, ठीक है। दो रैंडम बॉडी लेते हैं, कोई सा भी रैंडम बॉडी पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पहला का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। अब हो गया क्या कि जो बॉडी 1 है जिसका मास m1 है, ये दूसरे दूसरे बॉडी को फोर्स के साथ, किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा। और जो बॉडी बॉडी 2 है, जो बॉडी 2 है जिसका मास m2 है, ये भी एक फोर्स के साथ m1 को अपनी तरफ खींचेगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में, सर यू आर नॉट ऑडिबल है। परमेश रमेश, अपना साउंड बढ़ाइए जरा। ऑडिबल तो है, चेक किए हम, ठीक है। तुम्हारे साइड से एरर आ रहा है, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ना। क्या वॉइस क्लियर है मेरी, प्लीज कंफर्म करें। ऑल ओके, हाँ, चलो, ठीक है। तो आपको ये बता रहे थे कि दो मास है, पहला बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है। दोनों बॉडी जो है एक दूसरे की तरफ एक फोर्स लगा के खींचेगा, ठीक है। दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ एक फोर्स लगा के खींचेगा, राइट। और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में ध्यान रखो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी बॉडी है, राइट। आपके पास एक कॉपी रखा हुआ है, एक पेन रखा हुआ है, वो भी एक दूसरे को खींच रहा है ना। दो लोग बगल में बैठे हुए हैं, दो लोग बगल में बैठे हुए हैं, इनका बॉडी m1 है, एक का मास m2 है, राइट। दो लोग आस-पास में बैठे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा के खींच रहे हैं, दैट इज F1 एंड F2, ठीक है। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनके पास मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। और यही चीज अगर धरती पे लागू हो जाए, यही चीज अगर हम लोग सेम सिनेरियो में बात करेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी तो पहला बात, तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन अलग चीज है, ठीक है। और दूसरा बात कि बाबा टिल्लू गलत है, ग्रेविटी नाम की चीज होती है, ठीक है, ठीक है। तो बाबा टिल्लू जो है गलत है, ग्रेविटी नाम की चीज होती है। यहाँ तक क्लियर ना। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्लियर है। ग्रेविटेशन क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में जो है, ठीक है। तो मेरे बॉडी को फोन खींचता है पूरे यूनिवर्स में जो है, दो बॉडी जिसका मास m1 है और मास m2 है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स लगा के एक दूसरे तरफ खींचती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। और यही अगर हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, यही अगर अर्थ खींचने लग जाए तो बोलेंगे ग्रेविटी, तब बोलेंगे ग्रेविटी, ठीक है। तब बोलेंगे ग्रेविटी। अब यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है। चिराग, रावण, है ना, सब लोग पीछे लग गए कि फोन ऑफ कर दो, ये कर दो, है ना। वो रट रटाए क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि तुम देख के फिर सर घूमने लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। आई होप ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्लियर है, बहुत लोगों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो बोलेंगे हम लोग ग्रेविटी बोलेंगे। और दो चीजों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ग्रेविटेशन बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, है ना। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो, जिसको आप न्यूटन लिख दे, क्या लिख देते हैं, जिसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हो, ठीक है। जिसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हो, इसको आप इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हो, इसको आप इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो, इसको आप इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हो, ठीक है। क्लियर है, चलो। अब देखो ये होता क्या है, ये आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसको आप इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हो, होता क्या है। इट सेज कि सपोज दो बॉडी है विथ मास m1 एंड m2, ठीक है। दो बॉडी है विथ मास m1 और ये एक का मास m2, एक का मास m2 है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएगा, जो आपको कहानी बताई थी सेम स्टोरी। दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगा एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेगा। ये जो फोर्स लग रहा है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। मतलब जो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 का और m2 का। मतलब कि अगर अगर मास बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, मास घट गया तो आपका फोर्स घट जाएगा, ठीक है, राइट। मास बढ़ रहा है तो अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। अगर मास घट रहा है तो अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। ये लॉ आपको एक और चीज बताता है। इट ऑल्सो टेल्स दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स लग रहा है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं बुझाया ना, बुझवाते हैं, रुको, ठीक है। बहुत लोगों ने नहीं चमका होगा, लेकिन अगेन वही अपना देसी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलो देखो, सपोज मान लो कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है m1 और ये ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है। m1 है m2। अब क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है मास 1 मास 2, तो दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा ना। तो ये पहला पॉइंट है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पहला पहला रूल ये बोलता है कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास, ठीक है,
इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। दूसरा बात ये बोलता है कि दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस भी तो होगा। अगर दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस भी तो होगा, लेकिन अब एक काम करो, इन दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दो, एक को यहाँ रख दो और एक को यहाँ रख दो, दोनों बॉडी के डिस्टेंस को बढ़ा दो। तो अब जो अप्लाइड फोर्स है इन दोनों के बीच में, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, राइट, ऐसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो फोर्स है लगना कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको बोला गया है कि एफ हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हो और आपकी वाली है ना, एक शहर में रह रहे हो आप लोग, एक शहर में रह रहे हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि आप लोग जो आपकी वाली है वो किसी और शहर में चली गई पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, कुछ भी, और तुम लोग ऐसे फालतू कमेंट्स स्पैम करते रह गए, नकारा नल्ले नल्ले रह गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तुम हो, तुम्हारी वाली है, राइट। दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा ना, घटेगा ना। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, राइट। एक मिनट रुको, आई एम गेटिंग अ कॉल, शायद अर्जेंट है, वेट 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 वेट। जिसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हो, जिसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हो, बहुत क्लियर हो जाती है यहाँ तक। इट स्टेट्स दैट टू बॉडी हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, राइट, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सेकंड वाला सर फिर से समझा दीजिए, सेकंड वाला फिर से समझा दीजिए, ओके। सेकंड वाला, सेकंड वाला कुछ है नहीं, बस ये बोल रहा है कि ये बॉडी है विद मास m1, ये बॉडी है विद मास m2, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा था, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा था, यहाँ तक भी ठीक है ना। दिमाग से सब कुछ हटा दो, है ना, दिमाग को खाली रखो जो बताने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर था, चलो। अब इन बॉडी के डिस्टेंस को बढ़ा दो, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। इन दोनों बॉडी के डिस्टेंस को बढ़ा दो। जैसे ही इनके डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे, जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा था क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। जब इनके डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इन पे जो फोर्स लगा था क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे बोला है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट टू बॉडी हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या अभी क्लियर है, क्या अभी क्लियर है? बताइए भैया जी, क्लियर है? लग रहा है लोगों का जोश ठंडा हो रहा है, भीड़ कम आ रहा है आजकल। क्या क्लियर है तक? ऑल क्लियर, ओके। चलो फिर, चलो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ही बोलते हैं, इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ही बोलते हैं। एंड जो आपका जी है, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत करना। जो कैपिटल जी होता है, जो कैपिटल जी होता है क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, और यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, ये 10⁻11 है, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर इनवर्स टू, ठीक है, राइट। चलो, एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना कि ये पूरा पूरा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको लेके कौन आया, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसको लेके कौन आया, इसको लेके आए हमारे बाबा टिल्लू, नहीं बाबा न्यूटन, ठीक है। इसको लेके आए बाबा न्यूटन, ठीक है। लेकिन जो जी का वैल्यू है ये कौन दिया, इट वॉज गिवन बाई हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, राइट। फ्रेंड्स पढ़ लो अभी, रिटर्न का कट ऑफ कितना आता है, डिपेंड करता है पेपर के ऊपर ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आया है। पढ़ लो, यहाँ पे फालतू की बातें नहीं, ठीक है। कट ऑफ सोचोगे तो दिक्कत होगा हमेशा, कट ऑफ का पेपर के बाद सोचना, तैयारी असर कोई कट ऑफ के बारे में बात ना करना पड़े, ठीक है। चलो, जी की वैल्यू हेनरी करके था, हेनरी करके नहीं था, जी की जो वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश था, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं पढ़ाया अब तक हम, अब तक बस ये बताए हैं कि भैया ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फर्क क्या होता है। बस ये बताए हैं कि ग्रेविटेशन जो है ये दो लोगों के बीच में लगने वाला आकर्षण आकर्षण बल है, और ग्रेविटी क्या है, जब धरती और आपके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, राइट। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको बताएं इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो, जिसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। यहाँ बस ये बताएं कि अगर दो बॉडी है मास m1 m2, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा, राइट। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा, जो फोर्स होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, लेकिन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों की दूरी को बढ़ा दोगे, इन दोनों की दूरी को बढ़ा दोगे, तो आपका जो फोर्स है, जो लगने वाला बल है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो कम हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ाएं। इसके अलावा बस ये बोलें कि जो आपका पूरा पूरा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसको न्यूटन साहब लेके आए थे, लेकिन जो जी का वैल्यू है, राइट, जो जी का वैल्यू है दैट इज कैपिटल जी, है ना, कैपिटल जी का वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर इनवर्स टू है, जो कि हेनरी कैवेंडिश साहब लेके आए थे, ठीक है। सर तो इसमें ग्रेविटी कहाँ गई, ग्रेविटी होती है मुन्ना, अमन पांडे, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। बट ग्रेविटी यहाँ पे होती है, ग्रेविटी नाम की होती है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी हम लोग पढ़े इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला पहला एप्लीकेशन क्या है, ये इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हम लोग को अर्थ पे पकड़ के रखता है, वरना उड़ रहे होते हैं और बोल रहे थे कि ग्रेविटी कहाँ है, ठीक। दूसरा, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ मून, मून के मोशन के लिए जिम्मेदार है, मून के मोशन के लिए क्या है, ये जिम्मेदार रिस्पांसिबल है। कैसे रिस्पांसिबल है, आगे समझोगे। तीसरा, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, दोनों जो है बेसिकली ग्रेविटी की वजह से बाउंडेड है ना, ग्रेविटी की वजह से बाउंडेड है, ठीक है। या फिर अगले, या फिर जो बाकी प्लैनेट्स वो भी ग्रेविटी की वजह से ही है, ठीक है, वरना फिर बाहर निकल जाते हैं, है ना। चलो, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेस टाइड्स इन द सी ऑन अर्थ। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, राइट, तो आप समझोगे कि जो जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सब मिलने के बाद धरती पे टाइड आता है, टाइड एंड नीप, धरती पे क्या आता है, टाइड एंड नीप, हिंदी में बोलते हैं ज्वर और भाटा, ठीक है, राइट। टाइड एंड नीप हिंदी में बोलते हैं ज्वर और भाटा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ज्वर और भाटा, राइट। हाँ, तो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे सबसे ज्यादा टाइड कहाँ पे आया,
क्यों आया, कितने बार आया, राइट, क्या रीजन था कि वहीं पे सबसे ज़्यादा टाइट आया, इसका टाइट आता क्यों है, नीप क्यों आता है, एक बार में कितना टाइट आता है, एक बार में कितना नीप आता है, ये सब जो चीज़ें कंसेप्ट चीज़ें जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कुछ फैक्ट बात करते हैं, कुछ फैक्ट पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें बतानी पड़ेंगी, पहला सेंट्रल फोर्स क्या होता है और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। पहला सेंट्रल फोर्स क्या है, दूसरा जो है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये दोनों आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, है ना। पढ़ लिया सर, अच्छा हो गया क्या नीप एंड टाइट, चलो बढ़िया, ठीक है। बताओ जरा फिर सबसे मैक्सिमम टाइम जो टाइट जो है वो कहाँ पे है, मैक्सिमम टाइट जो है कहाँ पे है और रीजन क्या था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये पीसीएस वाला क्वेश्चन है, पीसीएस और सीएस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, सीरीज वगैरह में, ठीक है चलो। अब बात करते हैं हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में। पहला फैक्ट क्या था, जो ग्रेविटेशनल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका सेंट्रल फोर्स है और ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स। पहला बात करते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे हम लोग सेंट्रल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, एनीवन बताओ। जब भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, ये मान लो पहला बॉडी है विथ मास 1, ये मान लो दूसरा बॉडी है विथ मास 2, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, दोनों क्या बॉडी है। जब भी ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना, दोनों का फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ से फोर्स F2 लग रहा है, बहुत सिंपल बताया था आपको। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के सेंटर पे डालते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के सेंटर पे, केंद्र पे डालते हैं, केंद्र पे डालते हैं। इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। जब भी सेंटर के बीच में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंटर फोर्स, ठीक है। सेंटर फोर्स नहीं, सेंट्रल सेंट्रल फोर्स, ठीक है, काफी क्लियर है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बिल्कुल केंद्रीय बल है ना, चिराग, केंद्रीय बल, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सपोज एक बॉडी है जिसका मास m1 है, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सपोज एक बॉडी इसका मास क्या है m1, यहाँ पे बॉडी इसका मास है m1। इस बॉडी का कि तुम ऊपर लेके गए, इस बॉडी का कि तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको क्या किए, ऊपर लेके चले गए। जब इस बॉडी को तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके चले गए, है ना, लेफ्ट के थ्रू इसको आप ऊपर लेके चले गए, कैसे भी आप इसको ऊपर लेके चले गए, राइट, तो आपने वर्क डन किया होगा, राइट, आपने इसको ऊपर ले आके कोई तो वर्क डन किया होगा, है ना। जब बॉडी ऊपर गया तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहा है। आपको कल ही बताए थे कि किसी भी ताकत के खिलाफ काम करोगे, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, है ना, चाहे आपके माँ बाप हो, किसी भी के भी खिलाफ काम करोगे तो एक एनर्जी स्टोर होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया, mgh हो गया, वर्क डन कितना हो गया, mgh हो गया, कल ही पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे ना, बिल्कुल एचटी वाली बी ऑफ फंडी, है ना, बी ऑफ फंडी में आता है, आया था, ठीक है, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे हम, ये आपका मास m1 है, मास m1 है और बिल्कुल इसको बिल्कुल आप स्ट्रेट ऊपर ले गए, इस मास m1 को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले गए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपने कवर किया है, इस डिस्टेंस आपने कवर किया है और इसको आप ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो पोटेंशियल स्टोर हुआ, आपने वर्क डन किया काम करने के लिए और जो वर्क डन हुआ कितना हो गया आपका mgh हो गया। ये केस नंबर 1 है, ये आपका केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 देखो, यहाँ पे एक बॉडी है m1, मास m1, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है तक, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, फिलहाल साइन यहाँ क्या दिक्कत बताओ, ओके चलो। तो यहाँ पे एक बॉडी है m1, यहाँ पे एक बॉडी है m1। अब इस बॉडी को अगेन हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, इस बॉडी को अगेन हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन लेकिन जब पाथ अलग होगा, रास्ता अलग होगा, एकदम स्ट्रेट लेके नहीं आएंगे, ऐसे घुमा के पहले यहाँ ले आएंगे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे, है ना, घुमा फिर ले जाएंगे, राइट। केस 1 में क्या किया हम लोग, बॉडी को उठाएं, उठा के बिल्कुल यहाँ ले आए, m1 बॉडी को उठाएं, लिफ्ट करके यहाँ पे लाए। लेकिन केस 2 में बॉडी को यहाँ पे उठाएं और घुमा फिरा के लेके आए, है ना। वर्क डन तो नहीं हुआ ना, वर्क डन तो नहीं हुआ, वर्क डन तो नहीं हुआ, वर्क डन आपने अल्टीमेटली वर्क डन क्या किया, आपने वर्क डन नहीं किया, वर्क डन तो अल्टीमेटली नहीं हुआ, राइट, mgh तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स तब होता है जब वर्क डन तो हो, वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वर्क डन बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन, ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन और ये बॉडी का फाइनल पोजीशन, ये बॉडी का है फाइनल पोजीशन, ठीक है, राइट। यहाँ पर केस नंबर 1 है, यहाँ पर केस नंबर 2 है, ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन और ये बॉडी का है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। दोनों बॉडी, दोनों केस में आपका वर्क डन कितना हो रहा है, mgh हो रहा है, दोनों केस में वर्क डन कितना हो रहा है, mgh हो रहा है, दोनों बॉडी को आप सेम हाइट पे ले गए हो तो वर्क डन आपको सेम करना पड़ रहा है, ठीक है, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, जो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ठीक है, राइट। ये केस 1 है, ये केस 2 है, फिर से देख लो, एक बॉडी जिसका मास m1 है, इसको स्ट्रेट उठा के यहाँ पे लेके आए m1, ठीक है, इसको उठा के लाने के लिए वर्क डन किए, वर्क डन कितना कर दिया हम लोग, mgh कर दिए, mgh कर दिए। अगेन आपका बॉडी यहाँ पे केस 2 में सेम बॉडी यहाँ पे, इसको अगेन हम कहाँ उठा के लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, लेकिन लाने का रास्ता बदल देंगे, लाने का रास्ता जो है ऐसा कर देंगे, लाने का रास्ता क्या है, बदल दिए, लाने का रास्ता बदल दिए, लेकिन वर्क डन तो अपने को नहीं करना पड़ा, वर्क डन अपने को नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये फोर्स है ना, जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये आपके इनिशियल पोजीशन, ये आपके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ, नॉट ऑन द पाथ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलावा हम लोग पाथ को भी कंसीडर करें, जब हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलावा पाथ को भी कंसीडर करें तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जब हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ये एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है और एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है, क्लियर है क्या। कंजर्वेटिव फोर्स जो है केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, नॉन कंजर्वेटिव जो है वो इनिशियल फाइनल के अलावा पाथ पे भी डिपेंड करेगा। सेंट्रल फोर्स जो है वो केंद्रीय बल होता है। तो ध्यान रखो, स्टेटमेंट बना के एग्जाम में सीधे सवाल आ सकता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज राइट, और वहां पे स्टेट देगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, स्टेटमेंट नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, स्टेटमेंट नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टेटमेंट 3 को आप एलिमिनेट कर दोगे, वो गलत है, 1 एंड 2 जो राइट है, ठीक है, चलो, राइट, चलिए मूविंग हेड। तो सेंट्रल फोर्स के बारे में बताया था, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रल फोर्स होता है, दैट इज इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरैक्टिंग बॉडी। दो बॉडी जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके बीच में उनके केंद्र में लगता है, ठीक है। ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव, ध्यान रखना, जितने भी सेंट्रल फोर्स है वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लिख दी आप लोगों को ताकि दिक्कत बात ना हो कि व्हेन द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल फाइनल पोजीशन, नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जब वर्क डन डिपेंड करेगा इनिशियल पे फाइनल पे एज वेल एज पाथ पे, एज वेल एज पाथ पे। तो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब जो है नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो आपके नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना बड़ा लेट गुड मॉर्निंग, आपका आधा क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है। हाउ डू वी कैलकुलेट द वर्क डन
और जो पाथ बोलो सॉरी, जब आपका इनिशियल फाइनल पोजीशन है वो अगर सेम है तो आप सीधे वर्क डन इक्वल टू mgh करोगे। कल आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला का एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, चलो फिर मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक एक बार रिवीजन करा दी क्या? क्या यहाँ तक रिवीजन करा दें? तो ध्यान रखो, क्लास में तुमको याद होना चाहिए, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हारे और तुम्हारे बगल में जो है चाहे जो भी हो, है ना, पूरे यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप कोई बॉडी का मास m1 हो और दूसरा बॉडी का मास m2 है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, दूसरी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। और यहीं पे जब अर्थ आ जाए, राइट, एक बॉडी जब अर्थ खींचने लगे उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी आपको बताया था हम। इसके अलावा क्या बात की, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात की, जिसको आप इनवर्स लॉ बोलते हो, जिसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। यहाँ पे तुमको हम ये बताएं कि दो बॉडी है m1 और m2 और दोनों एक दूसरे को एक बल लगा के खींच रहा है f1 एंड f2। तो जो आपका f होगा, जो फोर्स होगा, ये क्या होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, और इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों का जो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका फोर्स कम हो जाएगा, राइट, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा और डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो आपका इनवर्स वैल्यू है ये न्यूटन साहब दिए थे, लेकिन जो जी का वैल्यू है, राइट, जो जी का वैल्यू है, राइट, ये कौन दिया, ये हेनरी कैवेंडिश दिए, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ एप्लीकेशन के बारे में, राइट, फिर हम कुछ बात की, कुछ फैक्ट देखें। पहला फैक्ट जो था वो आपका ये था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी के फैक्ट को आपको हम लास्ट में समझाएंगे, ठीक है, बाकी फैक्ट आपको हम लास्ट में समझाएंगे। अभी के लिए बस ये जान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स ये होता है जो कि बिल्कुल केंद्र में लगे, सेंटर में लगे, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया सेंट्रल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपका एग्जांपल हो गया आपके जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका हो गया टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स हो गया, किसी को धक्का दे रहे हो, किसी को धक्का खा रहे हो, राइट, है ना, थप्पड़ मारे हो, थप्पड़ खा रहे हो, ये सब जो फोर्स होते हैं नॉर्मल फोर्स होते हैं, पुश एंड पुल, ये सब जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, ओके, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट परमार से बोलने के लिए बस इतना ही, तुमको परमार से मारते नहीं क्या है? नाम खराब करे उनका। चलो अब बात करते हैं, आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझने के पहले एक्सेलरेशन को समझो। कल भी एक्सप्लेन किया था ना, कल नहीं परसों वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने के पहले एक्सेलरेशन को समझो, है ना। एक्सेलरेशन के बारे में बताया था हम, एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, बताओ जरा तुम, बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है भैया जी, बता रखे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है ना, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर अगर सेम चीज ग्रेविटी की वजह से हो तो, अगर सेम चीज ग्रेविटी की वजह से हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है ना। सेम चीज अगर ग्रेविटी की वजह से हो तो क्या बोलेंगे, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पे देखो जो जी है, जो स्मॉल जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स टू, ठीक है, राइट। अब इसको समझो डिटेल में, इसको डिटेल में समझो। सपोज मान लो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, है ना, ये भैया आप खड़े हैं, है ना, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप एक बॉल लेके खड़े हैं हाथ में, एक ही बॉल, ठीक है ना, आप अपना एक बॉल लेके खड़े हैं हाथ में, राइट। अभी ये बॉल आप फेंके नहीं हो, जब फेंके नहीं हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हमेशा बताते हैं, ध्यान रखना, नोमेरिकल्स करते वक्त ध्यान रखना, कुछ भी चीज अगर रेस में है, राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। या फिर मान लो बोलता है कि कुछ भी चीज चलना स्टार्ट किया और 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलना स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, यू का वैल्यू सीधा पकड़ना जीरो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी रेस में तो होगा, ठीक है। तो सपोज मान लो आप अपना एक बॉल लेके खड़े हो और उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, मतलब एक बॉल नीचे ड्रॉप कर रहे हो, जब ड्रॉप करे उसके पहले यू का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया, टी कितना है, 0 सेकंड है, टी कितना मतलब टाइम कितना है, 0 सेकंड है। लेकिन आपने उस बॉल को छोड़ दिया, है ना, आपने उस बॉल को छोड़ दिया। अब जो बॉल नीचे आना स्टार्ट हुआ, अब जब बॉल नीचे आना स्टार्ट हुआ तो पहले 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड के अंदर वैल्यू कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में क्या हो गया, वैल्यू डबल हो गया। थर्ड सेकंड में वैल्यू क्या हुआ, फिर डबल हो गया, मतलब बढ़ता जा रहा है वैल्यू, देखो वैल्यू कितना बढ़ता जा रहा है, देख लो ना, ठीक है। तो हर सेकंड में जो जी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। हर सेकंड में जी का वैल्यू क्या हो रहा है, विद टाइम इंक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान देना, विद टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा एक्सेलरेशन है ये, अगर विद टाइम विद डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन है ये, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ जरा, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है, बताओ कालिया। रावण बोल यूनिफॉर्म, आप लोग बताइए, बाकी लोग बताइए कौन सा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल, है ना, सबका आंसर स्टार्ट हो गया, बिल्कुल इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड, यहाँ से वी कैन कंक्लूड कि जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये होगा आपका ये आपका होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है, तो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग छोटा जी और बड़ा जी के बारे में रिलेशन फाइंड करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म कैसे बोल रहे हैं, कौन है ये, कौन है भाई, अच्छा रितु यादव, कैसे नॉन यूनिफॉर्म हो गया ये, नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कवर कर रहा है। सर आपने मोशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, रितु शायद आपने मोशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। आपको बताया थे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, आपको बताए थे, ठीक है, राइट, चलिए। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। छोटा जी कौन सा, छोटा जी क्या है, छोटा जी क्या है, बताओ जरा। यहाँ पे यूनिवर्सल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अभी एक्सप्लेन किए थे। जो स्मॉल जी होता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, जो स्मॉल जी होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और जो कैपिटल जी होता है ये क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये क्या होता है, यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में रिश्ता क्या है, रिश्ता ये है कि छोटा जी इक्वल टू बड़ा जी इंटू मास डिवाइड बाई आर, दैट इज रेडियस, ठीक है, आर स्क्वायर एक्चुअली। तो ये बेसिकली रिलेशन होता है इनका, जहाँ पे जी क्या है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, और आपका एम क्या है, एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द बॉडी, एम इज बेसिकली मास ऑफ द बॉडी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, आर जो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ध्यान रखना कि जी डज नॉट, जो आपका स्मॉल जी है, जो आपका स्मॉल जी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। जो आपका स्मॉल जी है, जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी है, राइट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। अब इस चीज को साबित कैसे करें, कैसे नहीं करता, कैसे नहीं करता, अगर हम छत पे जाएंगे और वहां से एक बॉल फेंकेंगे और एक फेदर फेंकेंगे, या एक लीफ फेंकेंगे, पत्ता, हाँ, राइट, एक बॉल फेंकेंगे, पत्ता फेंकेंगे, राइट। तो पहले बॉल गिरना चाहिए ना, पहले बॉल गिरना चाहिए, फिर पत्ता आराम से नीचे आएगा, आराम से नीचे आता रहेगा पत्ता, है, आराम से आएगा, पेड़ बना देगा, राइट।
क्लियर है? तो यहाँ पे सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे अगर बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, तो दोनों को साथ में गिरना चाहिए था ना, जो बॉल है और जो पत्ता है, जो लीफ है, इन दोनों को साथ में गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, पहले बॉल गिरता है, फिर पत्ता गिरता है। कारण क्या है? तो गैलीलियो ने समझाया, गैलीलियो जो है वो समझाया कि देखो ऐसा है कि अगर हम दो बॉडी लेते हैं विद डिफरेंट मास, हम लोग दो बॉडी लेते हैं विद डिफरेंट मास, एक लेते हैं बॉल किसका, कॉस्को का, है? एक लेते हैं बॉल किसका, कॉस्को का, और एक लेते हैं फेदर किसका, किसी भी फेदर का पत्ता ले लो, फेदर ड्राइंग ड्राइंग बनाना मुश्किल है तो पत्ता ले लो, ठीक है, राइट। दो चीजें हम लोग, इसका मास m1 और इसका मास जो है m2, ठीक है। ऑब्वियसली m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास कम है, और गैलीलियो बोलते हैं कि इनको सेम हाइट से गिराओगे, अगर इनको सेम हाइट से गिराओगे, इनको सेम हाइट से गिराओगे, है ना, दोनों को, तो दोनों साथ में नीचे आएगा, दोनों साथ में नीचे आएगा, जो आपका बॉल है कॉस्को वाला, राइट, और जो आपका पत्ता है हरा भरा, दोनों साथ में नीचे आएगा। लोगों ने बोला गैलीलियो पागल हो चुका है, ठीक है। लोग जो है वो लेनिन टावर ऑफ पिसा पर चढ़ गए, लेनिन टावर ऑफ पिसा पर चढ़ गए और ये देखो हम दो चीज गिराते हैं, दो चीज गिराएंगे और जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा, मतलब गैलीलियो पागल हो चुका है ना। और गैलीलियो का कंसेप्ट गलत है, ठीक है। लोग जो है ये बोलने लग गए, लेकिन गैलीलियो बोले कि अरे जाहिलो एक काम करो, तुम लोग जो है एयर रेजिस्टेंस नाम का चीज होता है, एयर रेजिस्टेंस नाम का चीज होता है ना? एक काम करो, एक वैक्यूम लो, है ना? एक वैक्यूम बनाओ, एक वैक्यूम बनाओ, राइट, और उस वैक्यूम के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करो और उस वैक्यूम के अंदर आप दो मास को ले लो और सेम सेम बॉडी ले लो, एक आपका कॉस्को का बॉल हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, पत्ता हो गया, राइट। इन दोनों का आप ड्रॉप करोगे ना, इन दोनों का ड्रॉप करोगे तब देखो दोनों सेम टाइम पे नीचे आ रहा है, दोनों सेम टाइम पे नीचे आ रहा है, मतलब जो आपका जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू है, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। हम्म, चलो अब आप जी और जी के बीच में डिफरेंस जान लो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस जान लो। जो कैपिटल जी होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी खत्म हो जैसे हम लिख रखे हैं पहले से, और लिखने में टाइम वेस्ट होता और क्लास 2 घंटे हो जाता, ठीक है। जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला चीज तो बहुत क्लियर है ना, नाम क्लियर है। जो कैपिटल जी है दैट इज आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू याद रखोगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो आपका स्मॉल जी इसका वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो आपका कैपिटल जी है ये कांस्टेंट रहता है, ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो स्मॉल जी का वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा हम आगे देखेंगे, है ना। पोल्स पे कुछ और रहेगा, अर्थ के पोल्स पता है ना, पोल्स पे कुछ और रहेगा, इक्वेटर पे कुछ और रहेगा, है ना, ऊपर जाएंगे कुछ और जाएगा, कुछ और होगा, नीचे जाएंगे कुछ और होगा। हम यहाँ पे जी के वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कैपिटल जी है इसको इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, बिकॉज़ हर जगह पूरे ब्रह्मांड में ये कांस्टेंट है। और जो आपका जी का वैल्यू है वो मूल में क्या होता है 1/6 होता है, वो मूल में क्या होता है 1/6 हो जाता है, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलो फिर अब जैसा कि हम बताए हैं कि जो जी का वैल्यू है, जो जी का वैल्यू स्मॉल जी का जो वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, ये हर समय चेंज होता है, वेरी करता है, ये जो है वेरी करता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऊपर जा रहे हो, जितना ऊपर जा रहे हो उतना क्या होगा, जो जी का वैल्यू है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, राइट, राइट। इसके अलावा डेप्थ बढ़ाओगे, 10th माइनस 11 क्या बोल रही है, क्या, अच्छा ये वाला, हाँ सॉरी, चलो ओके। दूसरा, जितना डेप्थ बढ़ाओगे, राइट, जितना गहराई में जाओगे उतना जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में जाओगे, बीचों बीच जाओगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। मून पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, मून पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये वैल्यू जो है डिक्रीज होता है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन, ये बोला था यहाँ पे, बोला था कि अगर अर्थ रोटेट होना बंद हो जाए, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी का वैल्यू क्या होगा, तो जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी भी आपको बस ये क्लास 11 कंसेप्ट में आ गए हैं, लेकिन अभी भी तुमको सुपरफिशियल नॉलेज ही दे रहे हैं, बिकॉज़ अगर तुम डिटेल में जाओगे, राइट, है ना, तो ये जो जी का, ये जो ऑल्टीट्यूड में जो वेरिएशन आ रहा है ना, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी, राइट, 1 माइनस 2h/r, है ना, ये जी वगैरह में इस्तेमाल होता है। डेप्थ निकालो, डेप्थ निकालने के लिए फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी, है ना, 1 माइनस d/r, है ना। तो राइट, तो ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना, मुझे नहीं देना है, ये सब पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सिंपल बस ये चीज जान लो, जो बता रहे हैं बस सिंपल वो जान लो, ठीक है। इसको रख कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्लियर है क्या, चलो ओके। कुछ बात और, पॉइंट नंबर 6 देखो, पॉइंट नंबर 6, अगर पूछता है कि वैल्यू ऑफ जी जो है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वैल्यू ऑफ जी जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो पोल्स पे होगा, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ जी विल मैक्सिमम इन पोल्स, पोल्स मैक्सिमम होगा, पोल्स मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कहाँ पे होगा, वैल्यू ऑफ जी जो है वो मिनिमम कहाँ पे होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, इक्वेटर में होगा, इक्वेटर में होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जी का वैल्यू जो है मैक्सिमम पोल्स पे होगा और मिनिमम जो है आपके इक्वेटर पे होगा, तो ये वेरिएशन ऑफ जी ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो मूविंग हेड, बात करते हैं मास और वेट के बीच में डिफरेंस। बहुत लोगों को नहीं पता, क्लियर नहीं होता कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये डिफरेंस बिल्कुल आप समझ लेना यहाँ पे। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, एक बॉडी के अंदर कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको बोलते हैं मास। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है कि आपको जो धरती है वो कितने जोर से नीचे खींच रही है, ठीक है, आपको धरती जो है कितने जोर से नीचे खींच, उसको बोलते हैं वेट, है ना, उसको बोलते हैं वेट। तो अगली बार बोले कि तुम्हारा वेट ज्यादा है तो मोटे हो, तो बोला नहीं, हमको धरती जो है वो नीचे खींच रहा है, ज्यादा जोर से खींच रहा है। अरे बोलने के बाद पतले तो नहीं रहोगे, मोटे तुम फिर भी कहलाओगे, राइट। चलो, तो ये मान लो आपका एक बॉडी है, एक बॉडी है, राइट। अब अर्थ जो है वो इसको कितने तेजी से नीचे खींच रहा है, कितने फोर्स नीचे खींच रहा है, उसको बोलते हैं वेट, उसको बोलते हैं वेट। और मास क्या होता है, इस बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं मास, उसको बोलते हैं मास, ठीक है, राइट। तो मास क्या स्केलर क्वांटिटी है और आपका वेट क्या है, वेट क्या है बताओ जरा, यहाँ पे बताओ वेट क्या है, साइड हटा दिए, देख लियो तुम लोग, बताओ वेट क्या स्केलर या वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट बताए थे, सोचो सोचो, कॉपी लगाओ। रावण बोल रहे हैं स्केलर है, जल्दी बता क्या जाएगा इसका, अभी बोलना स्टार्ट किया वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि तुमको धरती नीचे खींच रहा है ना, तुमको अर्थ जो है नीचे खींच रहा है, अर्थ नीचे खींचा मतलब क्या है, तुम्हारा डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन पता है और मैग्नीट्यूड पता है, मतलब क्या हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सचिन संतोष, है ना, स्वैग के विक्रेता रवि, सबका राइट है, क्या होगा, वेक्टर वेक्टर होगा। तो मास क्या होता है, स्केलर होता है, और वेट क्या होता है, वेक्टर होता है। मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेट है वो वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस, जो वेट है वो वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस। तो जो मोटे लोग हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो बोल सकते हैं कि मैं मोटा नहीं हूं, मैं या फिर मैं मोटी नहीं हूं, मैं बस गलत जगह पे हूं, या फिर बोल सकते हैं कि मैं मोटी नहीं हूं, मेरे को धरती नीचे ज्यादा फोर्स खींच रहा है। दिल की तसल्ली के लिए बात काफी है, लेकिन मोटे हो तुम तब भी रहोगे, बोलने का पता नहीं हो जाओगे, है ना, बीमारी कम करो इसको। फिर बात करते हैं ऐसा यूनिट कितना होता है, मास का केजी होता है, और ऐसा यूनिट कितना होता है वेट का, तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, क्लियर है, ठीक है।
आई होप यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है। श्वेता बोले सर हम लोगों का वेट मापा जाता है या मास? देखो मापा तो दोनों जाता है, ठीक है, लेकिन जो तुम मेजर करते हो जिस जिस क्राइटेरिया पे तुम बोलते हो राइट कि 70 केजी मेरा वेट है, तो वो 70 केजी तुम्हारा वेट है, वो तुमको अर्थ इतना फोर्स ला खींच रही है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोग मोस्टली कंसेप्ट क्लाइट हम लोग मिल चुका है ना। तो हम लोग बात करें सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक हेवनली ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। एक हेवनली ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैटेलाइट, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है, राइट, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अभी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका एग्जांपल क्या हो गया? मून हो गया। और आर्टिफिशियल का क्या एग्जांपल हो गया? एग्जांपल मतलब आर्टिफिशियल वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, है ना। नेचुरल वो जो मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल वो जो कि मैन मेड है, ठीक है। जापान एक वुडन सैटेलाइट का प्लान किया था, नाम पता है क्या? नाम पता है? कौन सा ऐसा कंट्री है, सॉरी क्वेश्चन मैंने बता दी, कौन सा कंट्री है जो कि वुडन सैटेलाइट प्लान कर रहा था? जापान, है ना। करंट बस में तुमको याद पढ़ाया याद आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखो सैटेलाइट जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है मैनमेड। नेचुरल एंड मैनमेड, मैनमेड को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं, और जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये दो तरह का होता है, अगेन दो तरह का होता है। पहला होता है जियो स्टेशनरी जिसको आप पार्किंग सैटेलाइट भी बोलते हो, और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी को आप पार्किंग सैटेलाइट बोलते हो, दूसरा क्या होता है? पोलर सैटेलाइट, ठीक है ना। ये बताओ जरा कि यहाँ पे प्लैनेट्स में बताना है कौन सा प्लैनेट है जिसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट है, बताओ। नेचुरल सैटेलाइट बताओ, कौन सा प्लैनेट के पास नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट जो मैक्सिमम है, कौन सा प्लैनेट है? और मैं पढ़ा भी तुम लोग ना, अभी तुम लोग से यही चल रहा है। चलो, बिल्कुल है ना, सबका आंसर राइट आ रहा है, ओके। चलो, तो अब बात करते हैं, हम लोग एक एक उठाएंगे। पहले बात करेंगे जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, और फिर बात करेंगे हम लोग पोलर क्या होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे जियो स्टेशनरी के बारे में, फिर बात करेंगे पोलर के बारे में। अब जियो स्टेशनरी क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो मतलब क्या हो गया? अर्थ हो गया। जियो मतलब क्या हो गया? लैंड, दैट इज अर्थ, अर्थ। और स्टेशनरी मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी मतलब हो गया रुका हुआ, स्टेशनरी मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ, ठीक है। तो मतलब रेस्ट पे, रेस्ट पे, ठीक है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन, रुका हुआ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जिसको हम लोग पार्किंग सैटेलाइट भी बोलते हैं, बिकॉज़ लगता है रेस्ट पे, ये देखने में लगता है रेस्ट पे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पार्किंग सैटेलाइट, पार्क है, रेस्ट है, ठीक है, मोशन में नहीं है ये। तो जियो स्टेशनरी स्टेशनरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्किंग सैटेलाइट बोलते हैं, बिकॉज़ देखने में लगता है ये पार्क किया हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं, डेफिनेशन तो राइट है बट कंसेप्ट रॉन्ग है, डेफिनेशन राइट है बट कंसेप्ट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये देखने में लगता है कि इसका पोजीशन फिक्स है, बट ये फिक्स नहीं होता, ये मूव कर रहा होता है, ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। अर्थ के साथ ये कुछ इस तरह अलाइन रहता है कि अर्थ का एक पॉइंट अगर मूव कर रहा है इधर, तो ये भी घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। अर्थ का एक पॉइंट इधर घूम के आ रहा है, तो ये भी घूम के इधर आ जाएगा। अर्थ के पॉइंट इधर घूम के आ रहा है, तो ये भी आपका इधर आ जाएगा। मतलब कि अर्थ के मोशन के साथ इसका मोशन जो है वो काफी सिंक होता है, ठीक है। अर्थ के मोशन के साथ इसका मोशन जो है काफी सिंक होता है, और इतना ज्यादा सिंक होता है कि आपको देख के लगता है कि क्या है आपके रेस्ट पोजीशन में। जैसे आपको जब हम पढ़ाए थे मोशन, तो वहाँ बताया था कि मोशन जो है एक होता है रेस्ट, होता है मोशन, है ना, राइट। और जो मोशन जो है ये डिपेंड करता है, रेस्ट डिपेंड करता है कि आप कहाँ है, किस पॉइंट से देख रहे हो, आप कहाँ है और किस पॉइंट से आप देख रहे हो, है ना। ऑब्जर्वर के आई से देख रहे हो, राइट। आप गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे आता है, सेम कहानी सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता है। जो आपका अर्थ है वो घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, और अर्थ के साथ जो आपका जियो स्टेशन सैटेलाइट है वो कुछ इस पोजीशन पे अपना को ढाल रखा है कि देख के लगता है कि अर्थ के साथ क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, अर्थ के साथ ये रेस्ट पोजीशन पर है, बट दोनों ही घूम रहा होता है, अर्थ भी घूम रहा होता है और जियो स्टेशन भी घूम रहा होता है, ठीक है। तो वो सैटेलाइट जो कि लगता है इसका पोजीशन फिक्स हो चुका है, वो सैटेलाइट जिसका पोजीशन देखने में लगता है एपियर्स कि वो फिक्स हो चुका है पोजीशन उसका, राइट, एक डेफिनेट हाइट पे, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी या फिर पार्किंग सैटेलाइट। जियो मतलब होता है लैंड, स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट पोजीशन, ठीक है। देखने में लगता है रेस्ट पोजीशन पे, देखने में लगता है पार्क किया हुआ है, बस मूव नहीं कर रहा है, बट क्या होता है एक्चुअली मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ये अर्थ के आसपास इक्वेटोरियल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अब ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या बोला है? ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। और अगर अर्थ के गोल गोल कुछ इस तरह से घूम रहा है, अर्थ के गोल गोल कुछ इस तरह से घूम रहा है, इस तरह चक्कर काट रहा है ना, कुछ इस तरह चक्कर काट रहा है, ये देखो, है ना, ये देखो, ये चक्कर कैसे काट रहा है गोल गोल इस तरह से, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, देख लो ना, ठीक है। तो अगर इस तरह से चक्कर काट रहा है, ये पैटर्न है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अगर मान लो पैटर्न चेंज हो गया, मतलब कि कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है और उसका सैटेलाइट है, वो कुछ इस तरह चक्कर काट रहा हो, कुछ इस तरह चक्कर काट रहा हो, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोलर ऑर्बिट, इसको बोलेंगे हम लोग पोलर पोलर ऑर्बिट, इसको बोलेंगे पोलर ऑर्बिट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, क्लियर है क्या? बढ़िया। चलो फिर तो ध्यान रखना कि जियो स्टेशन सैटेलाइट जो पार्किंग होगा उसका पोजीशन फिक्स लगता है, बट फिक्स नहीं, वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट में घूमता है। हाइट क्या है अर्थ सरफेस से? तो 36,000 किलोमीटर, अर्थ सरफेस का हाइट क्या है? 36,000 किलोमीटर। ऑर्बिट रेडियस आपको नहीं याद करना है, टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना है, और बैटरी वेलोसिटी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये सैटेलाइट इस्तेमाल कहाँ होता है? कम्युनिकेशन पर्पस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इनसैट 2B, इनसैट 2C, इनसैट 2B एंड इनसैट 2C जो कि भारत का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, बात करते हैं पोलर सैटेलाइट के बारे में। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? पोलर सैटेलाइट वो होते हैं जो कि इस तरह से पोलर पोलर और बैटल मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो कि पोलर और बैटल मूवमेंट कर रहे होते हैं। वो सैटेलाइट जो कि पोलर और बैटल मूवमेंट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स। दो सैटेलाइट्स व्हिच रिवॉल्व्स इन अ पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, उनको बोलते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। चलिए इसके हाइट के बारे में जान लीजिए। इसका हाइट कितना होता है? 880 किलोमीटर, 880 किलोमीटर। टाइम पीरियड याद नहीं करना है और बैटल वेलोसिटी याद नहीं करना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि ये जो है पोलर ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा होता है, पोलर ऑर्बिट में इसका मूवमेंट हो रहा होता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो वेदर फोरकास्टिंग में, राइट। जो अपर रीजन है, राइट, जो अपर रीजन है हमारे एटमॉस्फेयर को स्टडी करने में और मैपिंग में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी दो चीज होता है, एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक होता है एस्केप वेलोसिटी। जब आपको हम स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ाए थे, सॉरी जब आपको स्पीड पढ़ाए थे ना, स्पीड पढ़ाए थे, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आप किसी ने पूछा कि भैया एस्केप वेलोसिटी बता दो, तो आपको इसलिए नहीं बताए थे। यहाँ पे आप उसको प्रॉपर्ली बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे, वहाँ बताते फिर यहाँ पे स्किप वाले तो आप रिलेट नहीं कर पाते, यहाँ पे आप उसको रिलेट कर पाओगे तरीके से, ठीक है। दो चीज होता है, पहला ऑर्बिटल, दूसरा होता है स्केप। तो ऑर्बिटल समझते हो, ऑर्बिटल क्या होता है पहले, यहाँ तक क्लियर है? ये बता दो, यहाँ तक क्लियर है? चलो, ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द सैटेलाइट इनटू द गिवन ऑर्बिट ऑफ द अराउंड द अर्थ। ये सब फालतू बातें, देखो सीधा सीधा साफ देखो, यहाँ बता रहे हैं। एक बनाते हैं आपको अर्थ, एक ये क्या हो गया, एक सेकंड ना,
एक ड्रॉ करते हैं आपको डायग्राम प्रॉपर, है ना? ये मान लो क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, बड़ा कर दें, ये अर्थ है, ठीक है, राइट। अब क्या कर रहे हो तुम, अर्थ से एक स्टोन थ्रो कर रहे हो, अर्थ से क्या कर रहे हो, एक स्टोन को थ्रो कर रहे हो, है ना? सपोज मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, सपोज मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, या फिर मान लो तुमने क्या किया, स्टोन थ्रो किया, एक पत्थर को फेंके ऊपर, वो पत्थर को फेंके, वो पत्थर क्या हुआ, ग्रेविटी में जाके फंस गया, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जाके फंस गया, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या हुआ, रिवॉल्व करता रहा, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या हुआ, रिवॉल्व करता रहा। आप सेकंड पत्थर फेंके, एक और पत्थर फेंके, आप उठाए, आप एक और पत्थर उठाए, उसको फेंके, राइट, उसको फेंके, तो ये भी क्या हुआ, ये इसके बाहर निकला, इसके बाहर निकला, लेकिन वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ गया, वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ गया, है ना, वो भी क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जब आप किसी चीज को एक मिनिमम वेलोसिटी से फेंक रहे हो, राइट, किसी भी चीज को आप 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हो, किसी भी चीज को आप 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हो, तो वो अर्थ के बाहर तो जा रहा है, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के चपेट में आ जा रहा है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके बाहर नहीं निकल रहा है, अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने और जोर लगा के फेंका, अब आपने और जोर लगा के फेंका, और ये पत्थर जो है, ये पत्थर जो है अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल गया, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एस्केप वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, राइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, वो वेलोसिटी जिससे आप जो है बेसिकली किसी चीज को उठा के फेंक रहे हो अर्थ के बाहर, ये वेलोसिटी कितना होता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका v = √g/r, ये फॉर्मूला से नहीं पूछेगा, लिखा हुआ बस बता दे आपको, बिकॉज़ 11th में है आपके, राइट। तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट है, r क्या रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, v0, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, v0, ठीक है, v0, ठीक है। अब क्योंकि आप इसको बाहर फेंक चुके हो, राइट, और बहुत ज्यादा फोर्स लगा के फेंके हो, पहले कितने फोर्स से फेंके थे, पहले फोर्स, पहला आपका जो वेलोसिटी था, राइट, वो कितना था, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अब जब इस पे फेंक रहे हो तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने इस वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अब आप जो इस वेलोसिटी को बढ़ा के कितना कर दिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब क्या होगा, अब जो पत्थर आपने फेंका है वो इस अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, इस अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, चिराग, पलायन वेग साइड एस्केप वेलोसिटी को बोलते हैं, साइड एस्केप वेलोसिटी को बोलेंगे ना, एस्केप होने को बोलते हैं पलायन होना, ठीक है, राइट। चलिए ध्यान रखो कि आप जो पत्थर फेंके हो, ये कितने इस पत्थर का साइज क्या है, इस पत्थर का शेप क्या है, ठीक है, उसको आप किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना होता है, फेंकना, है ना। फिजिक्स में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भी फेंका जाता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड न्यूमेरिकल्स करते हो कि वर्ड आपके सामने आएगा। तो कुछ भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, उसका शेप क्या, उसका साइज क्या, उसका मास क्या, ये सब डिपेंड नहीं करता, राइट। ये सब पे आपका एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, एस्केप वेलोसिटी केवल और केवल डिपेंड करता है कितने रफ्तार से उसको आप फेंक रहे हो, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको एक और तरीके से समझो, आप थोड़ा सा देसी भाषा में समझो, ताकि आपको एग्जाम के समय कंफ्यूजन ना रहे, और एग्जाम के समय इसको डिटेल में तरीके से याद रख सको, ठीक है। चलो तो अगेन आपको क्या लेते हैं, एक अर्थ लेते हैं ना, ये आपका क्या, आपका अर्थ है, ठीक है, क्या बन गया, रुक जा जरा, चलो ठीक है, अर्थ अर्थ प्रॉपर गोल होता भी नहीं है ना, डायग्राम से ही तुम्हारा कंसेप्ट खराब है, ठीक है। तो ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ है। अब अर्थ से आप एक स्टोन फेंके, आप स्टोन फेंके, और जो वेलोसिटी था, किस वेलोसिटी में फेंके आप, वेलोसिटी आपका वेलोसिटी था वो कितना था, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना, राइट। अगर आप स्पीड में फेंकोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटी की चपेट में आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एस्केप वेलोसिटी की स्पीड में फेंकोगे, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड में फेंकोगे, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटी की चपेट में नहीं आएगा। उसको आप ऐसे समझो कि कोई घर है, कोई घर है, राइट, और आप जो है कोई वो जो होते हैं ना टॉक्सिक लड़के होते हैं, है ना, जो ब्रेकअप के बाद लड़की घर के चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। तो लड़की ने 7.92 की स्पीड में थप्पड़ मारा, राइट, तब भी आप क्या है, तब भी आप घर के चक्कर काट रहे हो, हाँ, आपका आपका जो आशिक उतर नहीं रहा है, लेकिन फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, आपको बढ़िया से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से थप्पड़ दिया, तो अब आपको ज्यादा गंभीर चोट लगेगा, दिल पे भी चोट लगेगा, और आपको आप उसका घर का रास्ता छोड़ दोगे, त्याग दोगे, मतलब उसे ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। अब उसे ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाओगे, ऐसे याद रखो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो आई होप आपको याद हो गया, स्केलेबिलिटी और ऑर्बिटल दोनों याद हो गया ना। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम वेटलेसनेस के बारे में। वेटलेसनेस क्या होता है, एनीवन, वेटलेसनेस क्या होता है, वो कंडीशन जब आपका बॉडी का वेट जो है जीरो हो जाए, वो कंडीशन जब आपका बॉडी का वेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। सर ऑगी का टीवी है सर, ये, ठीक है, तो उसके पापा ने मारा है। बिल्कुल। तो वेटलेसनेस क्या होता है, वो सिचुएशन जब बॉडी का वेट जो है इट बिकम्स जीरो, जब बॉडी का वेट जो है जीरो हो जाए, कब होता है ये, जब भी आप फ्रीली फॉल कर रहे होते हो अंडर ग्रेविटी, जब भी आप फ्रीली फॉल कर रहे हो अंडर ग्रेविटी। आपको जब लिफ्ट के बारे में पढ़ाया, जब मोशन पढ़ाया, मोशन के समय आपको लिफ्ट पढ़ाए थे, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट पढ़ाए थे, और लिफ्ट में आपको 5 केस पढ़ाए थे, उस 5 केस में से एक ऐसा भी केस था जहां पे आपका बॉडी क्या हो गया था, वेटलेसनेस हो गया था, जहां पे आपकी गर्लफ्रेंड गई थी और ये जो रोप है वो काट दी थी, याद है, और आप क्या कहते हैं, जब रोप कट गया और आप लिफ्ट के अंदर खड़े थे, है ना, जब रोप कट गया आप लिफ्ट के अंदर खड़े थे, राइट, तो बहुत स्पीड में लिफ्ट नीचे आने लग गया, फ्रीली फॉल होने लग गया, तो आपका जो एपरेंट वेट है वो कितना हो गया, जीरो हो गया, बताया ना, याद आ रहा है सब, वो सारे कंसेप्ट याद आ रहे हैं। शेर अब काम नहीं लेगा, शेर काम नहीं लेगा, शेर सीरियस में फेल करेगा, ठीक है। तो वेटलेसनेस क्या होता है, जब आपके बॉडी का वेट जीरो हो जाए। अब बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है, पहला जब बॉडी फ्रीली फॉल करे अंडर ग्रेविटी, दूसरा इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के अंदर सैटेलाइट के अंदर होता है, तीसरा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ में जीरो होता है, बताया था। इसके अलावा व्हेन द बॉडी इज लाइंग इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, ठीक है। सर मैं रेस्टलेस हो गया हूँ, रेस्टलेस हो गया हूँ, ये भी ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, नहीं, इसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है, कारण ये है कि हमारे पापा का बेल्ट सर खराब हो चुका है, या अम्मा के पास चप्पल नहीं है, हैं? हमारी मम्मी को नया चप्पल चाहिए, पापा को नया बेल्ट चाहिए, पर तुम्हारा रेस्टलेसनेस जो है खत्म हो जाएगा, और तरीके से पढ़ाई स्टार्ट होगा तुम्हारा। सर रिटार्डेशन का एग्जांपल ले लो, रिटार्डेशन का एग्जांपल अर्पित, मान के चलो कि तुम बाइक चला रहे हो, राइट, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, सामने तुम्हारे पापा खड़े हैं, तो तुम्हारा स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, है ना, 30 किलोमीटर पे आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो आपको हमारे कमेंट नहीं दिख रहे, क्या बोलूं, पूछो, क्या लौटे पूछो, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगेन सेम सेम कंसेप्ट है, राइट। यहाँ पे बेसिकली इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि एबीसीडी जो है क्या है, ये आपका एबीसीडी क्या है, एबीसीडी जो है बेसिकली आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये ए बी सी डी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, बिकॉज अर्थ की गोल जो है चीजें घूम रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट ऐसा हुआ कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकल गया बॉडी ई, मतलब ये ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, ये आपका स्केप वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, आपका स्केप वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब देना, सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से फेंकें, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से फेंकें, तो ये क्या होगा, ये अर्थ को छोड़ के निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल चिराग, लास्ट टॉपिक बस खत्म होने वाला है 5 मिनट में, बताओ।
बाहर निकला, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मिनिमम जो स्पीड था हमारे इसके वेलोसिटी के लिए, जो मिनिमम स्पीड बताया गया था वो था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके ऊपर जैसे ही आपका स्पीड बढ़ा, ये क्वेश्चन पता है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, वहाँ ऑप्शन में 13 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ था, राइट? तो जैसे ही आपका स्पीड 11 11 बढ़ेगा, राइट, आप इसके वेलोसिटी जो है वो पकड़ लोगे, ठीक है? ठीक है सर। और ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल में घूमते हुए, जब ऑर्बिटल में घूमेगा घूमेगा, आपको बताया तो उसका दो फोर्स काम करना स्टार्ट कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल, जो कि उसको उसी में उसी ऑर्बिट में घुमाता रहेगा, है ना? बताए थे, ठीक है? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बात ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, राइट? वो सबसे कमजोर फोर्स होता है यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, ये तो बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो सेंट्रल होता है, इसके अलावा कंजर्वेटिव होता है। यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स जो सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं, जो कि इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ना? ठीक है? अच्छा, यू यू मेंशनड आवर नॉट सेकंड। अच्छा, कहाँ क्वेश्चन है? ओके ओके, बाय मिस्टेक लिखा हुआ 13 किलोमीटर पर सेकंड, हाँ 13 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? 13 किलोमीटर पर सेकंड, राइट? 13 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे अगर, तो इसके वेलोसिटी को ये एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? ऑब्टेन कर लेगा और उसके बाहर निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा, राइट? ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1 तो बिल्कुल दिया था कि सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फैक्ट नंबर 2 क्या था, ये वीकेस्ट फोर्स है अर्थ का। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ का वीकेस्ट फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स है ना? ठीक है, राइट? अरे बिल्कुल प्राची परमार, ये आवर बोल दिए थे गलती से, ठीक है? ये गलती से आप बोल दिए थे, 13 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया है। 13 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो क्या होगा, इसके वेलोसिटी ऑब्टेन करेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर 13 किलोमीटर पर आवर से फेंकेंगे तो नहीं कर पाएगा ना, ठीक है? चलो, तो जो आपका ग्रेविटेशन है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या वीकेस्ट फोर्स है? सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, देन मैग्नेटिक, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर होता है आपका ग्रेविटेशनल, ठीक है? इस सीक्वेंस का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है आपका न्यूक्लियर, फिर मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर होता है आपका ग्रेविटेशनल। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 सेज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लाइड फॉर ऑल द बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज एंड पोजीशन, ठीक है? जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटेशनल का जो लॉ होता है, ये हर बॉडी पे अप्लाई होगा। डिपेंड इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है? तो ये शेप पे, साइज और पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। शेप और साइज और पोजीशन पे बस आप लोग का नहीं डिपेंड करता है ना? ग्रेविटेशन का लॉ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताया जब हम डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू करवाए थे ना, एक आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर होगा डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखना, आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आती है। ये वाला पूरा लेक्चर होता है, 40 मिनट का वीडियो था, ठीक है? वहाँ पे आपको बताया था कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, और आपको बताया था कि जब तक स्टूडेंट लाइफ में हो, डेट से बचो, शेप से बचो, है ना? इसके एक कंसेप्ट बताए थे। तो सैटरडे संडे क्लास होता है, संडे होता है करंट अफेयर्स, महीने का आखिरी संडे होता है बस, ठीक है? और सैटरडे को होता है पेपर 2, ठीक है? चलो, तो ध्यान रखो कि जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सब बॉडी पे अप्लाई होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज एंड पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज एंड पोजीशन, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये क्या है, ये क्या है, इसको समझने के लिए एक नया पन्ना देना पड़ेगा, नया कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो ये बोल रहा है कि अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब कि सपोज मान लो कि ये एक बॉडी है विथ मास m1, ये एक बॉडी है विथ मास m2, ठीक है? इस बॉडी को क्या किया, आप एक मीडियम में रख दिए। कहाँ रख दिए, एक मीडियम में रख दिए। ये केस 1 है, ठीक है? ये केस 1 है। केस 1 में क्या किए, आप एक मीडियम, सपोज करो मीडियम कौन सा आपका, एयर है। सपोज क्या मीडियम क्या है, एयर है। तो बॉडी m1 और मास m2, बॉडी m1 और मतलब बॉडी का जो मास m1 है और सेकेंड बॉडी का मास m2 है, ये फोर्स लगाया कितना, F1, ये फोर्स लगाया कितना, F2, यही होगा ना, यही होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। और अब लेते हैं केस 2, अब लेते हैं केस 2। केस 2 में अगेन एक मीडियम लिए, केस 2 में अगेन एक मीडियम लिए। इस मीडियम में भी हम बॉडी लिए जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी लिए जिसका मास m2 है, ठीक है? दूसरा बॉडी लिए जिसका मास क्या है, m2 है। तो मास m1 जो है ये फोर्स यहाँ लगा रहा है, और मास m2 जो है ये फोर्स यहाँ लगा रहा है। मास m1 यहाँ फोर्स लगा रहा है और मास m2 जो है यहाँ फोर्स लगा रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है, r है, ठीक है? और ये मीडियम क्या है, ये मीडियम है, सपोज मान लो वाटर है, ये मीडियम वाटर है। दोनों में, इन दोनों केस में सेम चीज हो रहा है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। ग्रेविटेशन जो है वो दोनों को बराबर एक्ट करेगा दोनों पे, ठीक है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस दोनों मीडियम में बराबर तरह से एक्ट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है? जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? तो बस ये जान लो अभी के लिए कि अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, राइट, बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये न्यूटन के तीसरे नियम को मानता है। कैसे मानता है, इसको बात करते हैं। इसके लिए वापस से नया पद लेना पड़ेगा। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, यहाँ पे क्या क्या बताए थे हम, यहाँ बताए थे कि एक एक्शन फोर्स होगा और एक रिएक्शन फोर्स होगा, एक एक्शन फोर्स होगा और एक रिएक्शन फोर्स होगा। पहला नंबर बात ये बताया था। दूसरा नंबर क्या बात बताए थे, दूसरा नंबर बात ये बताए थे कि दोनों जो फोर्स है, राइट, जो दोनों फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट होगा।
वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तीसरा बात क्या बताए थे, जो दोनों फोर्स लगेगा, है ना, वो दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। यहाँ पे एक अलग बॉडी रहेगा और यहाँ पे एक अलग बॉडी रहेगा। तो जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर कंपेयर करोगे तुम, इसको अगर तुम न्यूटन के थर्ड लॉ से कंपेयर करोगे, तो एक बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m1 है, एक बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m2 है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब एक्शन रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है वही इतना फोर्स इस पे लगा रहा है, मतलब इक्वल अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये बॉडी m1 जो है, ये बॉडी m2 है, एक फोर्स इस पे लग रहा है, एक फोर्स इस पे लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है, दो अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दो अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसीलिए बोले हैं कि जो न्यूटन न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट ऑबेज न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ये सारे यहाँ पे जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं ना, ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जिसको हम फैक्ट के सामने आपके सामने रखे हैं और जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन है PYQ, ठीक है। इट मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। आई होप यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ब्रह्मांड में सब चीज़ के ऊपर लगेगा, पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ पे लगेगा, लेकिन बस एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जो आपके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो पूरे यूनिवर्स पे हर जगह लगेगा, सेम और इक्वल लगेगा, लेकिन केवल एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर बॉडी का डिस्टेंस 10 टू द पावर 9 मीटर है या उससे कम है, ठीक है, या फिर उससे कम मान लो। अगर बॉडी जो है, दो बॉडी है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर से कम है, अगर दो बॉडी का डिस्टेंस 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर से कम है, तो इसके ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं लगता है, वरना हर जगह लगेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। ये कंसेप्ट है सारे के सारे जो आपके सामने हम फैक्ट के तौर पर रख रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सवाल ये आता है कि चलो ठीक है भैया, आप पूरे चैप्टर में ये बताओ कि ये मास m1 है, ये मास m2 है ना। पूरे चैप्टर में आप ये बताए हो कि ये मान लो मास m1 है, यही बताए हैं ना, और मास m2 है, मास m2 है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा है और दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये F1 F2, राइट। तो दोनों टकरा क्यों नहीं रहा है, मेरे सामने दो कॉपी रखा है, दोनों टकरा क्यों नहीं रहा है। हम कोचिंग में अपने क्रश के बगल में बैठते हैं, टकरा क्यों नहीं जाते हैं, सपना पूरा क्यों नहीं होता मेरा, है ना, राइट। तो दो बॉडी टकरा क्यों नहीं रहा है, कोई बॉडी वही पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा है, बिकॉज ये फोर्स इस मास के आगे नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। जो मास है, इस मास के आगे ये फोर्स जो है, ये काफ़ी नेग्लिजिबल फोर्स होता है, काफ़ी नेग्लिजिबल फोर्स होता है, जिसकी वजह से टकराता नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पॉइंट फिर से, ओके फ्रेंड्स, याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पॉइंट में बस ये बताए हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पॉइंट में बस ये बताए हैं कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करे, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे मान लो हम एक मीडियम लिए हैं एयर और एक मीडियम लिए हैं आपका वाटर, दो मीडियम लिए हैं एयर और वाटर, ठीक है। ये आपका केस 1 है और ये आपका केस 2 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मास m1 है और इसमें मास m2 है, m2 है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, फोर्स लगाएगा F1 और F2 का। यहाँ भी सेम केस हो रहा है, यहाँ भी m1 है, यहाँ भी m2 है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 का, यहाँ फोर्स लग रहा है F2 का। तो दोनों केस सिमिलर होगा, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस सिमिलर होगा। किसी भी मीडियम में आप ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी भी मीडियम में लगा दोगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी भी मीडियम में लगाओगे, सेम होगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सेप्शन केस है, बस यही बताया था, यही बताया था बस। सर थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट करो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कौन सा है। थर्ड पॉइंट सेज कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडी। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सब बॉडी पे एप्लीकेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप साइज एंड पोजीशन। शेप एंड शेप साइज और पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता ये शेप साइज और पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। सर वुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट ऑफ फैक्ट। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट ये था बेसिकली, है ना, कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो फोर्स है वो दो बॉडी पे लग रहा है। बॉडी का मास m1, बॉडी का मास m2। यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका F2। यहाँ तक कहानी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? आप r है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट था, राइट। तो ये कंसेप्ट जो है पूरे यूनिवर्स पे हर जगह लगेगा। केवल कहाँ नहीं लगेगा? अगर दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10⁻9 मीटर है। दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जो है अगर 10⁻9 मीटर से कम है, 10⁻9 मीटर भी नहीं, 10⁻9 मीटर से कम हो, 10⁻9 मीटर से कम हो, तो उस पर ये जो आपका कंसेप्ट है वो नहीं लगता है। ये एक्सेप्शन केस है, ओके। बाकी हर जगह लगता है, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है, बहुत सिंपल चीज़ है कि ये हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो है एक फील्ड बना हुआ है, राइट। एक फोर्स है बेसिकली, हमारे अर्थ के आसपास क्या है? एक फील्ड है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो एक तरह का फोर्स है। और इस फील्ड के चपेट में जो भी आता है वो इस फील्ड में फंस के रह जाता है ना। ये सिंपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का ये बताओ जरा, स्केलर है वेक्टर है? स्केलर या वेक्टर है? इज इट स्केलर और इज इट वेक्टर? बताओ जरा। अश्मित यादव, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। आप कंफ्यूज कर रहे हो, दैट वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला। जो आप बोल रहे हो ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। एक स्मॉल जी होता है, कैपिटल जी होता है। बिल्कुल वेक्टर है ना, जो लोग बोल रहे हैं वेक्टर, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ खींचेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का एक डायरेक्शन है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या है? एक डायरेक्शन है, राइट। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये होता क्या है? द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी बॉडी in which it experience a pull can be experienced by other, है ना, can be experienced by other bodies is called gravitational field, ठीक है। जो आपका स्पेस है ना, जो स्पेस है, राइट, मतलब जो आपका अर्थ है उसके आसपास का जो स्पेस है वहाँ पे आपको एक पुल जो है, खिंचाव जो है, जो बल है जो है वो महसूस होता है। उसको बोलते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, उस फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। कुछ बात और है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। जरा ये बताओ कि जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, अ, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? और ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई जी से या फिर आई से। ई जी से या फिर आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आंसर स्टार्ट हो चुका है। लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं न्यूटन, काफ़ी लोग बोल रहे हैं न्यूटन। केवल न्यूटन नहीं होता दोस्त, केवल न्यूटन नहीं होता, ठीक है। न्यूटन पर केजी होता है। न्यूटन पर मीटर बोलोगे, है ना? बिल्कुल न्यूटन पर केजी, एन केजी, बिल्कुल एन बाई केजी नहीं है, न्यूटन पर केजी होता है, ठीक है। ओके, चलिए। तो दैट्स इट। अब आते हैं एक बार रिवीजन पे, फिर आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टार्ट कैसे हुआ पूरा ग्रेविटेशन का कहानी, न्यूटन चार्जा से स्टार्ट होता है ना। इसके अलावा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या है? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है और खींचता है एक दूसरे की तरफ। दो ऑब्जेक्ट मास m1 m2 एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और एक दूसरे की तरफ खींचेगा,
पूरे ब्रह्मांड में ये होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। और यही चीज़ जब अर्थ के साथ हो तो बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है, यही चीज़ जब अर्थ के साथ हो जाए तो बोलते हैं ग्रेविटी। फिर बात की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ये क्या था आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फिर क्या बात की हम लोग, फिर बात की कि ये क्या आपका जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हो, और इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हो। इसके अलावा जी का वैल्यू बताएं आपको हम 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी मीटर इनवर्स 2। इसके अलावा बात की कि जो जी का जो वैल्यू है, राइट, वो कौन सा है, वो हेनरी कैवेंडिश निकालते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू कौन फाइंड करता है, कौन फाइंड किया, तो हेनरी कैवेंडिश फाइंड किए, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन के बारे में बात की है कि एप्लीकेशन क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप ध्यान रखोगे। फिर बात की कुछ फैक्ट के बारे में, 5-6 फैक्ट बताए थे। स्टार्टिंग में आपको एक फैक्ट बताया, दैट इज सेंट्रल फोर्स जो है वो मतलब जो आपका ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल होने के साथ साथ कंजर्वेटिव भी है, वो सेंट्रल होता है और कंजर्वेटिव होता है, ये वीकेस्ट होता है। इसके अलावा आपको बताए थे कि ये हर बॉडी पे एप्लीकेबल होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, साइज एंड पोजीशन। आपको बताए थे कि ये हर मीडियम में सेम होगा, इट इज अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नहीं है, ये हर मीडियम में क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा, ठीक है। इसके अलावा बताए थे कि न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, मानता है, फॉलो करता है। और कहाँ पे ये नहीं लगेगा, तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है 10⁻⁹ मीटर से कम होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। रोहित बोले सर सॉरी उस दिन कुछ गलत बोल दिया था, मुझे लगा, अरे कोई ना, कोई ना, चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। हर एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन किए हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट जहाँ पे फैक्ट के तौर पे आपके सामने लिखे हैं ना, सारे कंसेप्ट हैं, इन सारे कंसेप्ट को आपको हम डिटेल में बताए हैं, इनको ध्यान रखोगे आप, ठीक है। फिर बात की हम लोग सेंट्रल फोर्स के बारे में। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल होता है जो सेंटर में लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो कहाँ पे लगेगा, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वो इनिशियल फाइनल के साथ पाथ पे डिपेंड करता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कंजर्वेटिव का एग्जांपल आपका ग्रेविटेशनल हो गया, और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल क्या हो गया, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ठीक है, सब जो है नॉन कंजर्वेटिव हो गए। फिर बात की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है होता क्या है, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। अब यही जो है ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में आ जाए, यही चीज़ अगर ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में आ जाए तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हम दिखाए थे किस तरह एक बॉल जब फेंका जा रहा है तो वो विथ टाइम उसका स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपको एक डायग्राम से दिखाए थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर आपको स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस दिखाए थे आपको हम, जहाँ पे स्मॉल जी था जो आपका स्मॉल जी था वो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और जो कैपिटल जी था वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट था, ठीक है, दैट इज जी इक्वल टू GM/r²। जहाँ पे स्मॉल जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम क्या है, मास, और आर क्या है, आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल ध्यान रखना कि जो स्मॉल जी होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं होता। ये कौन बताए, ये गैलीलियो बताए। ये चीज़ बताने के लिए क्या किए, वो बोले कि आप एक बॉल को लो, एक लीफ को लो, ठीक है, और दो बॉडी लो जिसका सेम मास ना हो, अलग अलग मास हो, राइट, उनको आप सेम हाइट से ड्रॉप करोगे, वो जमीन पे सेम टाइम पे आएंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना हो, वहाँ पे प्रॉपर वैक्यूम हो। लेकिन इनको गलत साबित करने के लिए जो है कुछ लोग लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे चढ़ गए और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किए, फिर बोलो गैलीलियो जो है वो पागल लेसन किए, है ना। लेकिन बाद में गैलीलियो ने इस बात को सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। उसके बाद आपको जी और जी के बीच में डिफरेंस बताए थे, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस बताए थे आपको, राइट। आपको जी का वैल्यू याद रखना होगा कि जी का जो वैल्यू क्या है, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, और आपका जो स्मॉल जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसका वैल्यू क्या है। वेरिएशन ऑफ जी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। इसमें कुछ आपको हम बताए थे कुछ फॉर्मूलाज जो आपको नहीं पढ़ने, वो जेई वगैरह में आते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला को मिटा दिए है ना। वो फॉर्मूला जो है जेई वगैरह में आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे आपको मिटा दिए, ठीक है, राइट, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस बताएं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट दो तरह का होगा, नेचुरल और मैन मेड। अब जो मैन मेड है जो कि आपका आर्टिफिशियल है, ये अगेन दो पार्ट में क्लासीफाई है, जियो स्टेशनरी और पार्किंग, और दूसरा कौन सा आपका पोलर। जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो स्टेशनरी वो है, जियो मतलब होता है लैंड, स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट, मतलब वो आपका वो
सैटेलाइट जो कि देखने में लगे कि रेस्ट पोजीशन पे है, पार्क किया हुआ है, फिक्स पोजीशन है, बट ऐसा होता नहीं है। वो अर्थ के साथ मूव कर रहा होता है, वो अर्थ के स्पीड के साथ खुद को सिंक किया होता है, इसलिए पता नहीं चलता है ना। बात वही है, मोशन और रेस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आप इसके रेडियस को याद नहीं करोगे, टाइम पीरियड याद नहीं करोगे और वाइटल वेलोसिटी याद नहीं करोगे। हाँ, ध्यान रखना कि अर्थ के सरफेस से इसका हाइट कितना है, 36,000 किलोमीटर। और इसका इस्तेमाल ध्यान रखना, ये कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। पोलर सैटेलाइट ध्यान रखो, पोलर सैटेलाइट जो है ये कैसे होती है, ये पोल्स पे मूव कर रहे होते हैं। और जो आपका जियो स्टेशनरी है ये क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटर पे मूव करता है ये। ठीक है, राइट। चलिए फिर बात की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है। अगर आप 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ फेंकते हो तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के चपेट में चलाता है, उसके बाहर निकल नहीं पाता, वहीं पे मूव करता रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन स्पीड को आप बढ़ाते हो, 8, 9, 10 करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप इसको 11 करते हो, 11.2 करते हो, 11 पे करोगे तब भी वही रहेगा, 11.2 करोगे तब ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा और इसी को बोल देंगे हम लोग स्केप वेलोसिटी। ध्यान रखो कि स्केप वेलोसिटी जो है ये डिपेंड नहीं करता कि बॉडी का साइज क्या है, शेप क्या है, पोजीशन क्या है, या किस एंगल में आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये बस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किस वेलोसिटी से आप इसको फेंक रहे हो, ये केवल और केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बताएं आपको वेटलेसनेस क्या होता है ना, वेटलेसनेस क्या होता है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, यहाँ पे वही चीज़ को एक्सप्लेन किए थे हम, कुछ फैक्ट को एक्सप्लेन किए थे आपके सामने हम, राइट। और फाइनली हम बात की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, ट्राई टू आंसर इट। Try to answer it. Which one of the following hold the true for a freely falling object? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोला है निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट जो है, कौन से कथन जो है वो सत्य है। स्टार्ट करो फटाफट, बहुत टाइम हो गया, चैप्टर खत्म करना है। नहीं, सी एस बोलने से जो मीटर्स आती है उसकी स्पीड 11.2 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वो बाहर निकल जाता। बताओ। सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को फ्रीली फॉलिंग पोजीशन में डालते हो तो क्या होता है, वो नीचे आता है ना। आपको हम प्रॉपर्ली डायग्राम दिखाए थे कि हर सेकंड उसका स्पीड जो है किस तरह स्टेडली बढ़ रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में उसका स्पीड बढ़ रहा है और हर टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक डायग्राम था, याद आ रहा है वो कार्टून वाला डायग्राम, और वहाँ से सिंपल स्ट्रेट यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, याद ना आए तो आपको दिखा देते एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट, सभी का आंसर यहाँ पे राइट है। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, ट्राई टू आंसर इट। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है एन ऑब्जेक्ट वेट 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका सर्फेस ऑफ अर्थ पे क्या वेट है, 9 न्यूटन है। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन इट इज मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स। मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट जो कि धरती पे है, राइट, जो कि धरती पे है, इसका वेट यहाँ पे 9 न्यूटन है, इसको किसी ऐसे प्लैनेट पे लेके जाएंगे जहाँ पे ग्रेविटी 9 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, तब क्या होगा। जहाँ पे ग्रेविटी 9 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, तब क्या होगा। ठीक है, बताओ। 21 का सी बोल रहे हैं लोग, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ना, 21 का सी जो है राइट आंसर है। एक बार एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज न्यूमेरिकल सबसे नहीं होता है ना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखो, आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, रुको इसको क्लियर करें, लेट मी क्लियर दिस। जो नॉन साइंस वाले हैं वो फिर नहीं कर पाएंगे तो आपको बता देते हैं। चलो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बहुत सिंपल है ना। वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, एम इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ का वेट कितना बोला है, 9 बोला है। अर्थ का वेट कितना बोला है, 9 बोला है। और जी का वैल्यू कितना पता है आपको, अर्थ पे वेट बोला है 9 और जी का वैल्यू आपको पता है। अच्छा, जी का वैल्यू 9.8 आपको बताए थे हम, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे इसको 10 ले लेना। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे इसको 10 ले लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जी का वैल्यू आप 9.8 ही लो, तभी 9.8 लेना,
वरना राउंड फिगर में आप जी का वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल्स के वक्त 10 पकड़ोगे, ठीक है। अपने को निकालना है मास, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वेट बाई जी, ठीक है, राइट। तो वेट कितना है आपका 9 है, जी का वैल्यू कितना है आपका 10 है, तो कितना आ गया 0.9 kg, 0.9 kg। अब इसको दूसरे प्लैनेट पे ले जाएंगे, हम लोग जहाँ पे ग्रेविटी 9 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो न्यू प्लैनेट पे क्या हुआ, जो ग्रेविटी है वो 9 टाइम्स ज़्यादा है, ग्रेविटी 9 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेट क्या होगा, न्यू वेट क्या हो गया, मास इंटू 9g, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी 9 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए 9g ले रहे हैं हम लोग, राइट। मास कितना निकाला था हम लोग, 0.9, ठीक है। इसके अलावा 9 का 9 डाल देंगे हम लोग, और जी के वैल्यू क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे, कितना आ जाएगा 81 न्यूटन, 81 न्यूटन, ठीक है। अर्थ पे कितना इसका वेट था 9, क्वेश्चन में दिया हुआ कि अर्थ पे कितना वेट था 9, और नए प्लैनेट पे कितना वेट है 81, कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, तो 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं बहुत सही है, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सबका आंसर यहाँ पे राइट है, और जो नॉन साइंस वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल आपके सामने, बिल्कुल जानवी 9g, इट्स 9g, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स, वेट 9 टाइम्स हो जाएगा, अर्थ पे 9 है, 9 था, और दूसरे प्लैनेट में 81 हो जाएगा, है ना, 9 9 81, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ कैनन शूट्स अ बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। हमेशा बताए थे जब न्यूमेरिकल्स करोगे, डेटा पढ़ोगे और डेटा लिखोगे, सबसे पहला काम डेटा पढ़ोगे और डेटा को लिखोगे, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड कितना बोला है, ठीक है। ध्यान रखो इनिशियल स्पीड हमेशा तुमको बोलते हैं जीरो लेना, इनिशियल स्पीड जीरो लेना, लेकिन जब बता देगा कि ये इतना लेना है तो उतना ही लेना, ठीक है। यहाँ बता दिया इनिशियल स्पीड कितना लेना है, 100 मीटर पर सेकंड लेना है, तो यहाँ पे 100 लोगे, यहाँ पे आप जीरो नहीं लोगे, ठीक है। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज 20 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल ऊपर गया और नीचे आया ना, है ना, एक बॉल को तुम ऊपर प्रोजेक्ट किए हो तो ऊपर गया और नीचे आया, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग अप भी काउंट करेंगे, और जब बॉल नीचे आ रहा है वो भी काउंट करेंगे, बिकॉज फ्लाइट तो तब भी कर रहा है। ये कितना बोला है, 20 सेकंड बोला है, 20 सेकंड बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, बॉल नीचे आया और जमीन पे गिरा, ठीक है। बॉल का इनिशियल स्पीड कितना था, 100 मीटर पर सेकंड था, और बॉल को हम लोग क्या किया, ऊपर की तरफ फेंके थे, है ना, बॉल को क्या किया था हम लोग, ऊपर की तरफ फेंके थे। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंके तो बॉल ऊपर गया और नीचे आया, तो ऊपर जाना और नीचे आने का समय जो है वो कुल मिला के 20 सेकंड लगा, और जब बॉल जमीन से टकराया, द बॉल लूजेज 70% ऑफ द स्पीड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। जब बॉल जमीन से टकराया तो बॉल जो है 70% स्पीड जो है लूज कर गया, मतलब बॉल में कितना परसेंट स्पीड बचा, केवल 30% स्पीड बचा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट हाइट ऑफ द बॉल दैट द बॉल विल बाउंस अप। देखो अब जमीन पे टकराने के बाद बॉल 70% अपना स्पीड लूज कर गया, 30% स्पीड अभी बॉल के पास है, तो बॉल वापस बाउंस बैक करेगा ना, जमीन पे टकराने के बाद बॉल जमीन पे टकराएगा फिर वापस बाउंस बैक करेगा, तो कितना तक बाउंस बैक करेगा, कितने हाइट तक बाउंस बैक करेगा पूछा है। सिंपल पूछा है कि भाई एक बॉल है, उसका आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किए ऊपर, वो ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर जाने और नीचे आने का समय जो है 20 सेकंड लगा। जमीन पे टकराया, और टकराया, जब टकराया तो 70% जो बॉल का स्पीड है वो खो गया, कितना परसेंट स्पीड बचा, 30% स्पीड बचा। टप्पा खाने के बाद बॉल वापस ऊपर आएगा ना, जमीन पर टप्पा खाएगा, टपेगा तो बॉल वापस ऊपर आएगा, तो अब बॉल का जो हाइट है वो कितना, मतलब कितने ऊपर तक बॉल आएगा, ये सवाल पूछा है, सवाल समझ में आ रहा है ना, टफ है थोड़ा सा, लेकिन बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। तो इनिशियल स्पीड जो दिया है वो ले लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, जो दिया है वही लेंगे, 100 दिया है 100 ले लेंगे, ठीक है। नहीं दिया होता तो जीरो करते हैं हम लोग। टी का वैल्यू दे दिया है कि 20 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाना नीचे आना सब मिला क्या हो गया, 20 सेकंड हो गया। जमीन पे टकराने के बाद बॉल अपना 70% स्पीड खो देता है, और 30% को रिटेन करता है, ठीक है। हम लोग जी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना लेना है, 10 लेना है, जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है, 10 लेना है हम लोग को, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, सपोज मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बॉल जो है 100 था, दिया हुआ है स्पीड ऑफ बॉल कितना है, 100 है। जमीन पे टप्पा खाने के बाद स्पीड ऑफ बॉल जो है वो कितना बचा, केवल 30% बचा, 70% जो है खो गया, 70% जो है खत्म हो गया, मतलब 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है।
तो जमीन पर टप्पा खाने के बाद जो बॉल है उसका गति कितना हो गया, 30% पर सेकंड हो गया, 70% स्पीड जो है खत्म हो गया। ठीक है, अब बोला है कि भाई टप्पा खाने के बाद बॉल वापस कितना ऊपर बाउंस करेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे हाइट का, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, जहाँ पे u का वैल्यू आपको पता है 30 स्क्वायर, 2 का वैल्यू 2 होगा और g का वैल्यू आपको बोले थे हम कि 10 लेना, g का वैल्यू आपको बताए थे कि 10 लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे, 30 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 900 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, काटा पीटा मचाओगे तो 45 मीटर जो आपका आ जाएगा, 45 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहे हैं बहुत सही। ठीक है, क्या समझ में आया, क्या सवाल क्या बोला है, सवाल ये बोला है कि भाई एक बॉल है, ठीक है, कैनन से तोप से आप एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्टाइल किए, ऊपर फेंके हो, बॉल का स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकंड रहा है इनिशियली, मतलब यू का वैल्यू 100 ले लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मतलब बॉल ऊपर गया और नीचे आया, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल ऊपर गया और नीचे आया, है ना, हवा में जब तक बॉल रहा है। ठीक है, तो ऊपर गया नीचे आया, कितना टाइम लिया, 20 सेकंड लिया। जमीन पर टकराया बॉल, जमीन पर बॉल टकराया और जमीन पर टकराने के बाद 70% ऑफ स्पीड को या ऊर्जा को खत्म कर दे हो गया इसका। ठीक है, बॉल का केवल 30% एनर्जी जो है वो बचा रह गया, 30% एनर्जी जो है वो बचा रह गया। ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ बॉल का, अब टकराने के बाद स्पीड क्या हुआ, पहले 100 था, स्पीड क्या हो गया 30 हो गया, है ना, स्पीड क्या हो गया 30 हो गया, पहले 100 था लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ 30 हो गया, बिकॉज 70% एनर्जी जो है वो खत्म हो चुका है। अब बोला कि टकराने के बाद बॉल का जो हाइट है वो निकालिए, कितना ऊपर आएगा टकराने के बाद बॉल जो वो निकालिए, टकराने के बाद बॉल जो कितना ऊपर जंप करेगा वो निकालिए। तो हाइट का फॉर्मूला लगा दोगे तुम लोग, h इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। राइट, यू का वैल्यू आपको गिवन है 30 स्क्वायर, 2 का वैल्यू 2 होगा, जी का वैल्यू आपको बताया था, जी का वैल्यू हमेशा क्या लोगे 10 लोगे, 900 बाई 20 45 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल करने का प्रयास कर रहे हैं हम चीज़ों को, यहाँ पे और तरीके से क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से हो जाएगा। राइट, बट जो लोग नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, अगला अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, एक ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से जमीन पे फेंके हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द यूनिफॉर्म, इनमें से क्या यूनिफॉर्म रहेगा। एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से फेंक रहे हो, किसी भी चीज़ को ऊपर से तुम फेंक रहे हो, जब किसी भी चीज़ को ऊपर से तुम फेंक रहे हो, ठीक है, तो इनमें से क्या यूनिफॉर्म रहेगा। आकाश वो हाइट का फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला है वो, इनमें से क्या यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से क्या। देखो सेम क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आयुष बोल रहे हैं बी, आयुष बी कैसे हो जाएगा तिवारी जी, हैं, वो जो कार्टून वाला डायग्राम था ना, भूल गए क्या वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है, तुम कंसेप्ट नहीं समझो क्या, ये बताए थे ना, ये बताया था ना पूरा, लिखे भी थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है, इसी कंसेप्ट के ऊपर 2 सवाल आ गया, तब भी गलती कर रहे हो बताओ। बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सर्फेस डिपेंड अपॉन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ सर्फेस पे, ये किस बात पे निर्भर करता है, अर्थ सर्फेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये किस बात पे निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, बताओ। मास पे डिपेंड नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, और रेडियस पे तो करेगा ही बिल्कुल, अभी सब लोग का आंसर राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और है, बताओ जरा। इफ द मून इज brought closer to the earth such that its distance from the earth become half of its original distance, अगर मून को अर्थ के पास लाते हैं, अगर मून को हम लोग अर्थ के पास लाते हैं और कुछ इस तरह से लाते हैं कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो आधा हो जाए, राइट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून वुड बी, मतलब अगर मून और जो अर्थ का दूरी है, राइट, उसको हम लोग आधा कर दें, उसको हम लोग आधा कर दें, है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो क्या होगा, वो क्या होगा, समझ आ रहा है क्या, सवाल समझ में आ रहा है। जो आपको बताया था ये मास m1 है,
ये मास m2 है, यहाँ पे फोर्स लगता है F1, यहाँ फोर्स लगता है F2, याद है ना। इन दोनों की दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो यहाँ बोला है कि भैया आपका अर्थ है, ये मून है, दोनों का डिस्टेंस को कम कर दिए, आधा कर दिए, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो तुमको ये सेम कंसेप्ट लगाओगे, आपको जो बताए थे, F इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। अब F इक्वल टू क्या करोगे, F इक्वल टू क्या करोगे, जी m1 m2 आर स्क्वायर को हम लोग डबल कर देंगे, बिकॉज सॉरी आर स्क्वायर क्या कर देंगे हम लोग, बाई 4 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको कम किया गया है, कम किया गया है ना, ठीक है। राइट, जो आपका r/2 है, जो r/2 है, समझ में आ रहा है। फिर से बताते हैं, रुको, अरे यहाँ पे स्टेप स्किप किए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, नॉन साइंस वाले फिर ना कंफ्यूज हो जाएंगे। वेट, चलो। तो आपको बताया था कि जो आपका फॉर्मूला वो क्या था, फॉर्मूला क्या था, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का लॉ क्या था, लॉ ऑफ, वो क्या था आपका, जी इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही था ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रेडियस को आधा किया है, यहाँ पे रेडियस को आधा किया है, यहाँ पे दूरी को कम किया गया, आधा कम किया गया है। क्योंकि आधा कम किया गया है, क्योंकि आधा कम किया गया है, तो जी इक्वल टू m1 m2 आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे हम लोग, आधा किया गया इसलिए बाई 2 कर दिए हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इसका आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ऊपर आएगा, ये क्या होगा, 4 ऊपर आएगा, 4 क्या होगा, ऊपर आएगा। मतलब कि फोर्स इक्वल टू, दैट इज F इक्वल टू 4 इंटू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F का वैल्यू कितना आ गया था आपका, 4 टाइम्स, कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ऐसा नहीं है, नॉन साइंस वाले लोग जो है नॉन सेंस नहीं होता, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली तुम सीडीएस के लिए अगेन साइंस से आया, तुम आर्ट्स ही पढ़ रही हो, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, समझ में आ रहा है कैसे आया, फिर से बताएं। बिल्कुल 4 गुना ज़्यादा, है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको मग इट अप, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है आपको बताया था कि डिड्यूस नहीं करना है, डिड्यूस नहीं करना है, वो क्लास 12 का कंसेप्ट है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है क्लास 12 का कंसेप्ट, तो रिड्यूस नहीं करना है इसको, मग इट अप, 3-4 डायमेंशनल फॉर्मूला उसको आपको याद करना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर खत्म करते हैं, है ना, काफी टाइम हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो क्या वो एक्सीलरेट नहीं करेगा, करेगा, इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्या, मोमेंटम चेंज हो सकता है। मोशन इज अफेक्टेड ओनली बाय द ग्रेविटी, नहीं, मोशन ग्रेविटी की वजह से नहीं, मोशन जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। मोशन इज अफेक्टेड बोथ बाय ग्रेविटी एज वेल एज एयर रेजिस्टेंस, बिल्कुल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर